हेलो दोस्तों, बीपीएससी 67th प्री जो कि अगस्त के लास्ट वीक में होना है, ठीक है। और हम आज एक श्रृंखला लाए हैं लूसेंट की। लूसेंट में जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं, जो चुनिंदा सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, तो ऐसे हम चैप्टर्स को थोड़ा सा देखेंगे और इनमें भी उन्हीं चीज़ों को देखा जाएगा जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है या प्लेलिस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि जब चुने हुए टॉपिक्स ही उठाए जाएं तो हो सकता है थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा कवर हो जाए, ठीक है। तो इन कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे जिससे कि कम समय में जल्दी जल्दी आपका तैयार हो जाए और आप अच्छे से लूसेंट को पढ़ जाएं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि बीपीएससी 67 जो प्री का एग्ज़ाम है ना, वो अगस्त लास्ट वीक में ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लूसेंट जो सोर्स है आपका लूसेंट हो जाए। जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है, ठीक है, PYQ सॉल्व पेपर वो हो जाए। साथ में एक करंट अफेयर जो दृष्टि का आया हुआ था ना, बड़ी आँख वाला करंट अफेयर जो आई थी, उसको ले लीजिए आप लोग, एक बार उठा के उसको रिवाइज कर लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके अलावा बिहार स्पेशल, ठीक है, इन चार किताबों का विशेष ध्यान रखना है। और हमें लगता है कि इन चार किताबों को अगर आप अच्छे से कवर कर जाएंगे तो प्री में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये चार किताबें हैं और उसमें हम आज लूसेंट देखेंगे। इसके बाद समय रहेगा तो हम बिहार स्पेशल भी देख लेंगे। दृष्टि का वीडियो प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लूसेंट देखेंगे और लूसेंट में भी हम जीव विज्ञान को देखेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान में भी उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। पूरा का पूरा लूसेंट पढ़ना भी थोड़ा सा अभी समय कम है, तो इसलिए पूरा पढ़ भी नहीं सकते। फिलहाल हम जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे और 3-4 वीडियो में हम कवर भी कर देंगे, ठीक है। जीव विज्ञान जैसे कि ये बायोलॉजी इसका नाम है, तो ये बायो और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है जीवन, इसका मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो लेमार्क और ट्रेवेरेनस जो थे, इन्होंने पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 में किया था। आपको इतना पता होना चाहिए। इनमें से लेमार्क जो हैं फ्रांस के रहने वाले हैं, ट्रेवेरेनस जो हैं जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान का एक जो क्रमबद्ध ज्ञान है ना, उसके रूप में जो विकास हुआ, उस विकास को अरस्तू ने किया था, ठीक है। इन्होंने ही पहली बार पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार रखे थे। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता, अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता। भैया एक चीज़ और याद रखना कि इनको जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना इसमें, जैसे कि लूसेंट में आपको मिलेगा नहीं, तो अरस्तू की एक किताब रही है जो कि जंतु विज्ञान के जनक है ना, तो इनकी एक पुस्तक रही है, नाम है उसका हिस्टोरिया एनिमेलियम एनिमेलियम किताब है। इसमें इन्होंने 500 जंतुओं, कैसे जंतु, जीवित और मतलब जंतुओं का वर्णन किया था इन्होंने, ठीक है। दूसरी किताब है जो कि ट्रेवेरेनस
नहीं नहीं, ये जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेस्टस नाम है उनका, थियोफ्रेस्टस नाम है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इनकी भी एक किताब रही है। अब उनकी किताब हिस्टोरिया एनिमलियम रही है, तो इनकी जो किताब है वो भी हिस्टोरिया तो है ही है नाम। हिस्टोरिया के साथ साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, प्लांटेरियम, प्लांटेरम, ठीक है, प्लांटेरम। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब हम अगर देखें तो जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक हैं कुछ, जैसे जीव विज्ञान का आपको पता है अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के लिनियस हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता, आनुवंशिकी का जनक ग्रेकर जॉन मेंडल को माना जाता, आधुनिक आनुवंशिकी भी है एक, तो इसके जनक है T.H. मॉर्गन, ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं, जंतु विज्ञान के आपको बताए हैं अरस्तु हैं, और वर्गीकी के जनक हैं लिनियस, ठीक है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए अब हम जीव विज्ञान की बात करेंगे तो इसकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है, सेरिकल्चर है, रेशम कीट पालन है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन से संबंधित है, और इक्थियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन करता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है, और सिल्वीकल्चर जो है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन से संबंधित अध्ययन है, ठीक है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर भी एक शब्द आता है जो कि उद्यान विज्ञान से संबंधित है, और फ्लोरिकल्चर है किससे संबंधित, फूलों की खेती से संबंधित है, ठीक है। तो हमें ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जीवधारियों को वर्गीकरण देखेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा पहली बार किया गया जंतु समूह और वनस्पति समूह में। लिनियस ने भी अपनी एक किताब लिखी, नाम है सिस्टेमा नेचर। इसमें इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में मतलब किंगडम्स में विभाजित कर दिया। कौन कौन से भाई, पादप जगत है और जंतु जगत है, वर्गीकी का जनक है ये, ठीक है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव भी पड़ी, इसलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जीव जगत के जो 5 जीवों के धारियों के जो 5 जगत वर्गीकरण है, इसमें याद रखना इसमें विटकर हैं 2 जगत वर्गीकरण का स्थान। विटकर ने 1969 में एक 5 जगत प्रणाली दी थी, उसी ने ले लिया था, तो 1969 में दिया था। वो 5 जगत कौन कौन से, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ठीक है, पादप है, कवक और जंतु है, ठीक है। मोनेरा की बात अगर करेंगे तो मोनेरा में याद रखना कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव उसमें शामिल होते हैं, मतलब जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया इसमें शामिल होते हैं, याद रखना इस और ये तंतुमय जीवाणु जो है इसी से संबंधित, ठीक, मोनेरा से। प्रोटिस्टा क्या है भाई, इसमें एक कोशिकीय प्रायः जलीय, ठीक है, जलीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, ठीक है। पादप और जंतु के बीच में जो कड़ी का काम करता है, जो पुल का काम करता है, यूग्लिना जो है ना वो इसी से संबंधित है, इसी जगह से संबंधित है। ये 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है, एक सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होता है और एक प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होता है, और इसके अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ संघ के, ठीक है। अगला है पादप जगत। ये क्या भाई, पादप जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आते हैं। इसमें शैवाल है, मॉस है, पुष्पीय अपुष्पीय बीजीय पौधे, ये सब इसी में आते हैं पादप जगत में। कवक में क्या क्या आता है, कवक में अगर हम देखेंगे तो यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, जिनमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है।
ये सभी क्या होते हैं, इतरपोषी होते हैं, कवक याद रखना। और ये परजीवी मृतोपजीवी भी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है तो आपको याद रखना है, ठीक है। और पांचवा जगत है जंतु जगत। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी हॉलोजॉइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव शामिल होते हैं। इसको मेटाजोआ भी कहते हैं, याद रखना जंतु जगत को मेटाजोआ। हाइड्रा इसमें है, जेलीफिश है, कृमि है, सितारा मछली है, सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी, स्तनधारी जीव, ये सब इसी जगत के का हिस्सा है, ठीक है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है भाई, अब इसको भी थोड़ा अगर देखें, एक चीज और याद रखना, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है ना, वो क्या है, वो है जाति। जाति मतलब स्पीसीज, याद रखना स्पीसीज, ओके। चलिए जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति हम देखें तो कैरोलस लिनियस हैं, इन्होंने, जिनको हम वर्गीकी का पिता भी कहते हैं, वर्गीकृत जन्मदाता भी कहा जाता है, 1753 में इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति की शुरुआत की। इसके अनुसार क्या हुआ कि प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें पहला शब्द होता है उसके वंश का नाम होता है, ठीक है। और दूसरा शब्द जो होता है वो क्या है, दूसरा शब्द जाति से संबंधित होता है। वंश और जाति नामों के बाद वर्गीकीविद जो वैज्ञानिक रहे उनका नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था या फिर इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया था। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस लिन। अब होमो सैपियंस लिन अगर आ जाए तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो होमो है, होमो क्या है, उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति है सैपियंस, ठीक है। लिन कौन है, लिन भैया नाम लिनियस का नाम है ना, तो लिनियस से लिन लिया गया है, ठीक है। तो हमें ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ओके। चलिए अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस मनुष्य का हो गया, मेढक का क्या है, राना टिग्रीना, बिल्ली का क्या है, फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ता का क्या है, कैनिस फैमिलियरिस है, ठीक है। गाय का क्या है, बॉस इंडिकस है। मक्खी का क्या है, मुस्का डोमेस्टिका है। आम का मैग्नीफेरा इंडिका है। धान का क्या है, ओराइजा सटाइवा है। गेहूं का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ठीक है। और मटर का क्या है, मटर का है पाइसम सटाइवम, ठीक है, सटाइवम है। चना का क्या है, साइकर एरिटिनम है, ठीक है। सरसों का ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इनके नाम, वैज्ञानिक नाम हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में हम जीव द्रव्य देखेंगे। जीव द्रव्य का नामकरण सबसे पहले पुरकेंजे महोदय ने किया था, ठीक है, 1839 में। जीव द्रव्य क्या है भाई, एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है और जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो याद रखना, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। हेक्सले महोदय हैं जिनके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया, ठीक है। उससे पहले आप जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है, इसमें कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है ना। और केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य, ओके। जीव द्रव्य का याद रखिएगा 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना होता है। वो चार तत्व कौन कौन से हैं, थोड़ा याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा 76% है, कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन है 10% और नाइट्रोजन है 2.5%, मतलब 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। आपको ध्यान रखना, जीव द्रव्य का अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है ना, वो 81:19 होता है, ठीक है। अब हम कोशिका देखेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका मतलब सेल। सेल क्या है भाई,
सेल जो है ना जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ध्यान रखना, सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। याद रखना, कोशिका शब्द का प्रयोग पहली बार अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। याद रखना, सबसे लंबी कोशिका तंत्र किसकी है? तंत्र कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। याद रखना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 में स्लाइडन और स्वान महोदय ने किया था। ठीक है, स्लाइडन और स्वान, इनका पूरा नाम है मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, लेकिन पहली बार रडोल्फ बिर्चो हैं 1855 में, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण भी पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, थोड़ा हमें याद रखना है। अच्छा, कोशिका सिद्धांत की कुछ बातें हैं, तो कौन कौन सी बातें हैं? सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, या याद रखना प्रत्येक जीव। ठीक है, दूसरी चीज, सभी कोशिकाएं जो है ना पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, मतलब सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण भी होता है इनसे। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक जो है मुख्य अभिकर्ता मतलब क्रिएटर का काम करता है। ठीक है, अब कोशिका भी भाई दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है वो? एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं जानना है, लेकिन इतना जानिए कि इन प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ना, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसके कारण इसमें क्रोमैटिन भी नहीं बनता है। ठीक है, क्रोमैटिन नहीं बनता क्यों? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं पाई जाती हैं भाई। ठीक है ना, और यूकैरियोट कोशिका क्या है? इसमें दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन और इसके अलावा केंद्रिका भी होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर देख लेंगे। तो क्या क्या है भाई अंतर? देखिए, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम क्या होता है? इसमें प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अनुपस्थित होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में, और उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्जी का जो है ना प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली है, अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में, उपस्थित होती है यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ओके, प्रकाश संश्लेषण जो है प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है, लेकिन वहीं यूकैरियोटिक में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, चलिए कोशिका के मुख्य भाग अब देखेंगे हम। कोशिका के मुख्य भाग क्या क्या हैं? कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है, एक और है तारककाय, अंतर्द्रव्यी जालिका। ये सारे के सारे क्या हैं? कोशिका के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कोशिका के बारे में देखें, कोशिका भित्ति के बारे में, तो याद रखना कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल्यूलोज का बना होता है, ये भाई पादप कोशिका में पाया जाता है, सेल्यूलोज का बना होता है, और कोशिका को निश्चित आकृति और आकार भी देने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? एक चीज़ और याद रखना, कोशिका भित्ति ना जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडोगल्केन नाम है, इसी से बना होता है। ठीक है, अच्छा कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, इस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है।
ठीक है। कोशिका झिल्ली ना लिपिड की बनी होती है, ध्यान रखना, लिपिड की बनी होती है और यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। तारककाय भी है। अब तारककाय है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और याद रखना है कोशिका झिल्ली के बारे में कि इसका उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे हम तरल क्रिमीर नमूना के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ठीक है, अब तारककाय देखेंगे। तारककाय की खोज की थी बोबेरी महोदय ने। ठीक है, बोबेरी महोदय ने इसकी खोज की थी। याद रखना, ये केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। याद रखना, समसूत्री विभाजन ध्रुव का निर्माण करता है। साथ में एक चीज़ और याद रखना, तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, एक है अंतर्द्रव्यी जालिका। ये क्या होती है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस से जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा होता है। इसे बोलते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका। लगभग क्या होता है कि राइबोसोम जो होता है ना, वो अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है और इसे बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, तो राइबोसोम की उपस्थिति में क्या होता है, राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या होता है, ये आपको पता चल गया। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, चिकनी अंतर्द्रव्यी जो जालिका होती है ना, प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में ही होते हैं। ठीक है, आगे है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है भाई? राइबोसोम में एक चीज़ याद रखना, रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलेड ने 1953 में जंतु कोशिका में देखा था। ठीक है, और वहीं 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण भी किया। ठीक है, याद रखना। तो एक चीज़ और याद रखना, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। मतलब यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहते हैं। थोड़ा नोट के रूप में ध्यान रखना, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि भैया लाल रुधिर कण जो होता है ना, उसके द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखनी है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? इसकी खोज की थी अल्टमैन महोदय ने 1886 में। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, बेंडा ने नाम दिया, अल्टमैन ने खोज की थी। कोशिका का श्वसन स्थल होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, ये बात याद रखना। ऊर्जा युक्त तो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी माना जाता है। ये बात भी हमको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, नोट के रूप में याद रखना, डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है, क्या? डीएनए। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। आगे है गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या भाई? गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इन्हीं के नाम पर रखा गया होगा। इटली के वैज्ञानिक हैं। ये सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है, याद रखना। इसमें एक चीज और याद रखना, गोल्जी काय हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। गोल्जी काय को भी कहा जाता है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। और एक चीज और याद रखना, गोल्जी का जो होता है ना, वो ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। फिर लाइसोसोम देखेंगे। ठीक है, लाइसोसोम क्या भाई? इसकी खोज की थी डी डूबे ने, है ना, वैज्ञानिक हैं। इन्होंने
यह जो है सूक्ष्म गोल इकारी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। सबसे प्रमुख काम होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना होता है। ठीक है। इसका निर्माण जो है संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में ही होता है। किसका? लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकी एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज है, लाइपेसेज है, प्रोटोएसेज है और कार्बोहाइड्रेसेज है, ये सब मिलते हैं और ये सब अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है। ये एंजाइम जो है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड आदि के पाचन में भी सक्षम होते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। याद रखना इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना इसी के साथ कि जो स्तनधारी होता है ना, इसमें लाल रक्त कणिका जो होती है ना, उनकी लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है। इसके अलावा अगला है लवक। लवक क्या होता है भाई? देखिए, लवक जो है ना पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक होता है, अवर्णी लवक होता है और वर्णी लवक होता है। हरित लवक की बात जब करेंगे हम तो ये हरा रंग का होगा भाई, सीधी सी बात है। हरे रंग का पदार्थ होता है पर्णहरित। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और याद रखना हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और याद रखना हरित लवक में राइबोसोम मिलता है। ठीक है। पर जब पत्तियों का जो रंग पीला होता है वो क्यों होता है? अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए पत्तियों का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। ठीक है। चलिए अगला है अवर्णी लवक। ये क्या भाई? जो अवर्णी लवक ना ये रंगहीन लवक होता है। पौधों के उन भागों में पाया जाएगा जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं, जैसे जड़ है, भूमिगत तना है। इन सब में क्या होता है? भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का काम करता है अवर्णी लवक। तो वर्णी लवक क्या भाई? वर्णी लवक ये एक रंगीन लवक होता है। ये प्रायः लाल, पीला, नारंगी रंग का होता है। हमें प्रायः की बात कर रहे हैं तो लाल, पीला, नारंगी होगा। पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प है, फलभित्ति है, बीज है, इन सब में पाया जाता है वर्णी लवक। तो वर्णी लवक के और भी उदाहरण देखें तो टमाटर में जो लाइकोपेन पाया जाता है। ठीक है। टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन मिलता है। चुकंदर में विटामिन मिलता है। ये बात हमको याद रखनी है। वर्णी लवक के उदाहरण है ये। इसके अलावा वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक होता है ना, उसका नाम है फाइकोसाइनिन। ये बात हमको याद रखनी, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। ठीक है। ये पीडीएफ हम ग्रुप में दे देंगे और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका टेलीग्राम जो चैनल का लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे रसधानी। रसधानी क्या भाई? रसधानी जो है ना कोशिका की निर्जीव रचना होती है। ठीक है। याद रखना रसघानी एकल झिल्ली से आवृत होता है। इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अमीबा में संकुचनशील रसघानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा फिर है केंद्रक। केंद्रक क्या भाई? केंद्रक ना कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। सबसे प्रमुख अंग है कोशिका का केंद्रक। कोशिका के प्रबंधक के समान ये काम करता है। याद रखना केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक है। याद रखना फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन नाम दिया और ये धागानुमा जो पदार्थ जाल के रूप में बिखरा होता दिखाई देता है ना, वो उसको हम क्रोमैटिन ही बोलते हैं। ठीक है। याद रखना इन धागों को गुणसूत्र भी कहते हैं। इन्हीं धागों को प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में देखा जाए तो 23 जुड़ा होता है। ठीक है। चिंपांजी में 24 जोड़ा होता है और बंदर में कितना होता है? बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो हमें ये याद रखना है, कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक जो गुणसूत्र है ना में जेली के समान एक
गाढ़ा भाग भी होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जेली के समान जो गाढ़ा भाग होता है गुणसूत्र में, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में भी दो परस्पर लिपटे महीन कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोनिमाटा। और प्रत्येक क्रोमोनिमाटा जो होता है एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। याद रखना, दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। याद रखना, इन्हीं गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं, वंशागति का वाहक भी कहा जाता है भैया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए, आयरन क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसे हम वंशागति का वाहक भी कहते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, डीएनए जो होता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, ये बात हमको याद रखना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड में। तो ये दो प्रकार से न्यूक्लियोस, एक साइड होता है और एक होता है फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड में भी दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक है शुगर और एक है बेस। बेस मतलब क्षार होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमको चीज़ें याद रखनी। अब क्षार क्या है भाई, क्षार जो है ना, डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के क्षार होते हैं। ठीक है, एडेनिन होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, डीएनए में और संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा होता है। एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा, अब 1953 में जे.डी. वाटसन और क्रिक है, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जे.डी. वाटसन और क्रिक हैं, इन दोनों ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था, और इसके लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। डीएनए काम क्या करता है, डीएनए काम करता है भैया सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है, और जीन जो है इसकी इकाई होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। लेकिन याद रखना, प्रयोगशाला में पहली बार डीएनए का संश्लेषण जिस व्यक्ति ने किया था, उनका नाम है H.G. खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना नाम है उनका। ओके, चलिए, अब आरएनए क्या होता है। आरएनए देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार देख लेते हैं आरएनए के। आरएनए स्मॉल आर आरएनए, स्मॉल टी आरएनए और स्मॉल एम आरएनए। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल आर वाला जो आरएनए है राइबोसोम पर लगा होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। स्मॉल टी आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाता है, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। याद रखना, प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया है ना, उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक स्मॉल आरएनए है, ये क्या है, ये केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद भी करता है। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए में अंतर लगभग लगभग पता है। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, आरएनए है तो राइबोज शर्करा है। बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है डीएनए में, और आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, क्षार के रूप में। अच्छा, डीएनए जो होता है इसमें केंद्रक, ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में मिलता है। ठीक है, पादप और जंतु कोशिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पादप कोशिका क्या है, कोशिका भित्ति मिलती है इसमें, इसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलती। इसमें लवक पाया जाता है तो इसमें लवक नहीं रहेगा। इसमें तारककाय अनुपस्थित होता है तो इसमें तारककाय रहेगा। किसमें, पादप कोशिका में तारककाय नहीं है, लेकिन जंतु में है। ठीक है, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु वाले में रिक्तिका छोटी हो जाती है। इसको वैक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसका आकार, जो पादप कोशिका का आकार वो लगभग आयताकार होता है, लेकिन जंतु कोशिका का आकार कैसा है, वो है वृत्ताकार भाई। ठीक है, चलो, ये चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन पहली बार 1855 में विरचाओ महोदय ने किया था।
ठीक है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। असूत्री क्या है? ये विभाजन जो होता है ना, वो अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे जीवाणु में होगा, नीलहरित शैवाल में होगा, ईस्ट में होगा, अमीबा में होगा, प्रोटोजोआ में होगा। समसूत्री क्या है? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक रहे वॉल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो इसको 1882 में माइटोसिस नाम दिया इन्होंने ही, वॉल्थर फ्लेमिंग ने। और ये विभाजन जो था वो कायिक कोशिका में होता है। अब अध्ययन की सुविधा के अनुसार अगर देखा जाए तो समसूत्री विभाजन भी 5 चरणों में होता है। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था होती है। अर्धसूत्री विभाजन क्या भाई? जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें याद रखना फार्मर और मूरे 2 लोग हैं। इन्होंने 1905 में क्या किया कि कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को क्या किया? मियोसिस नाम दिया इन्होंने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज पहली बार की थी बीज मैन ने, लेकिन इसका पहली बार विस्तृत अध्ययन किया स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन भी याद रखना, ये विभाजन जो होता है अर्धसूत्री में, ये जनन कोशिकाओं में होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना, वो जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन भी, कोशिका विभाजन भी 2 चरणों में पूरा होता है, एक अर्धसूत्री फर्स्ट, एक अर्धसूत्री सेकंड में। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि प्रोफेज, अब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है। प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलीफेज 1 है। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, ये सब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही फैक्ट है तो इसको हम नहीं देखेंगे। नोट के रूप में हमको याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है। तो ये विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है। समसूत्री विभाजन कम समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। समसूत्री विभाजन में संतत कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और है, समसूत्री विभाजन इसका प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। वहीं पे अर्धसूत्री की बात कर लें तो इसका विभाजन होगा जनन कोशिकाओं में। विभाजन अधिक समय लगता है इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। संतत कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसकी प्रोफेज अवस्था जो है ना, वो बहुत लंबी होती है। ठीक है। तो आज वीडियो आज की लंबी हो जाएगी ज़्यादा, हमें लग रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि आज की वीडियो अब यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो है ना, वो कल देखेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निपटा दें पूरा लूसेंट। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ते रहिए। ये जो 4 किताबें हमने बताई हैं, वो 4 किताबों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर से ध्यान रख लीजिए कि भैया इसमें एक तो आपका PYQ होगा जो सॉल्व होगा। ठीक है, सॉल्व होगा, उसका सॉल्यूशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन व्याख्या पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न अच्छे खासे तैयार मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लूसेंट का ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरी चीज़, वो करंट अफेयर, कोई भी वार्षिकांक आप उठा लीजिए। वैसे हम दृष्टि जो बड़ी आंख वाली आई थी, अभी आप उसको देख लीजिए। जब एग्जाम आएगा तो एक फिर से कोई वार्षिकांक उठा लेना, वो आपको बड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है। चौथी चीज़, बिहार स्पेशल भी छूट रहा था ना, तो बिहार स्पेशल है भैया, इसको भी देखना है। अब ये आप चाहे महेश बर्णवाल से कवर करें या फिर इम्तियाज़ अहमद से कवर करें। ठीक है,
कुछ वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख भी सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें कई सारे सोर्स का निचोड़ है। ठीक है, तो कई सारे सोर्स से हमने मिला मिला के सब एक जगह इकट्ठा करके हमने वीडियो बना रखा है। करीब 8-10 वीडियो है, लेकिन उसमें पूरा नहीं है अभी। ठीक है, फिलहाल इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है आपके प्री एग्ज़ाम के लिए। अभी समय भी है, तो आप रोज़ एक प्रश्न लिखें, मेंस के लिए प्रैक्टिस करें, हमें भेजें, हम आप उसको चेक भी करेंगे। और इसकी पीडीएफ हम चैनल पे मतलब जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें हम डाल देंगे, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस पर क्लिक करके जाएँ चैनल पर, और फिर अपना पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कुछ हो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, उन सबको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।